एक बार की बात है, एक नगर में एक संत रहा करते थे। वो संत हर समस्या का समाधान दे देते। उनके पास चाहे कैसी भी समस्या लेकर आओ, हर समस्या का समाधान वो बड़ी ही सरलता से देते। वो सबसे पहले तो अगले आदमी की समस्या सुनते और उसके बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते, आंखें बंद करते और पूरी तरीके से शांत होने के बाद थोड़ी देर बाद उस आदमी को उस समस्या का समाधान दे देते। अब जो भी आदमी उनके पास समस्या लेकर जाता और जब वो मौन होकर उसका समाधान देते तो वो आदमी सोचता था कि शायद इस बाबा के पास कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं और उसी वजह से वो समस्या के समाधान देते हैं। बहुत लोग उनसे पूछने की कोशिश भी करते कि क्या महाराज आपके पास कोई शक्तियां हैं जिससे आप बात करते हैं और उनसे आप समस्या का समाधान पूछते हैं। जब लोग ऐसी बात पूछते तो वो महाराज हंसने लग जाते। फिर कुछ दिनों बाद उस गांव में एक विचित्र घटना घटती है। उस गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस बुढ़िया के घर 4 लोग आते हैं। वो 4 नौजवान परदेश गए हुए थे और पैसे कमाकर अपने गांव जा रहे थे। पुराने जमाने की बात है, उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करता था, लोग पैदल चलते थे। इसीलिए वो लोग परदेश में पैसे कमाए और फिर पैदल ही अपने गांव की तरफ जाते। उन 4 नौजवानों के पास एक पोटली थी। उस पोटली के अंदर उनकी सारी कमाई थी। उन लोगों ने सोचा कि हम सबकी कमाई एक ही पोटली में डाल दी जाए, ताकि जब हम गांव जाएंगे तो वहां जाकर चारों का बराबर हिस्सा कर देंगे। अब वो नौजवान जब उस नगर में पहुंचे तो वो लोग एक बुढ़िया के घर पहुंचे और उस बुढ़िया से पूछा कि माता जी, हम आपके यहाँ रात रुकना चाहते हैं। बुढ़िया ने कहा, ठीक है भाई, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेले के लिए खाना बनाती हूँ तो आप लोगों के लिए भी खाना बना लूंगी। उसके बाद वो 4 नौजवान उस बुढ़िया को वो पोटली देते हैं और कहते हैं, माता जी, इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है और हम 4 लोगों की इस एक पोटली में कमाई है और ये पोटली हम आपको देते हैं ताकि आपके पास ये पोटली सुरक्षित रहेगी। और हम चाहते हैं कि ये पोटली हमें तब ही देना जब हम 4 लोग एक साथ हो। यदि हम 4 में से कोई एक आदमी ये पोटली मांगने आता है तो उसको मत देना। उस माताजी ने कहा, ठीक है बेटा, यदि आप 4 लोग साथ में रहोगे तब मैं ये पोटली आपको दे दूंगी, और वैसे भी आप सुबह होते ही यहाँ से जाने वाले हो तो मैं ये पोटली आपको सुबह दे दूंगी। ऐसे करके वो बुढ़िया वो पोटली रख देती है। अब वो नौजवान उस बुढ़िया के घर रुक जाते हैं और सुबह उठते हैं, नहा धो के तैयार हो जाते हैं। उन 4 में से एक नौजवान बदमाश था, वो ठग था और वो कैसे भी करके उस बुढ़िया से वो पोटली लेना चाहता था ताकि वो पोटली लेकर वहां से भाग जाए। तभी वो ठग अपने तीनों दोस्तों को कहता है कि भाई यार, हमने रात भर इस बुढ़िया के घर रुका और बुढ़िया ने हमारी अच्छी खातिरदारी की, क्यों नहीं यार बुढ़िया का थोड़ा सा खेत में काम करवा दिया जाए। खेत में फसल है, अकेली बुढ़िया बेचारी काम करती है, ये बुढ़िया भी हमारा एहसान मानेगी। उसके बाद उस ठग के तीनों दोस्त भी तैयार हो जाते हैं और वो 4 लोग बुढ़िया के खेत में काम करने लगते हैं। तभी वो ठग कहता है कि भाई, हमें प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आता हूँ। उसके बाद वो बुढ़िया के पास झोंपड़ी में पानी पीने जाता है और बुढ़िया से कहता है कि माता जी, हम जाने वाले हैं, आपके खेत में हमने काफ़ी काम कर दिया, आप मुझे वो पोटली दे दीजिए। उसके बाद वो बुढ़िया कहती है कि आपके 3 दोस्त कहाँ हैं? उन्होंने कहा है कि जब हम 4 साथ में रहें तभी हमें ये पोटली देना। तभी वो ठग उन तीनों दोस्तों की तरफ इशारा करता है। इशारा करते हुए कहता है कि लाऊं क्या? तो वो दोस्त सोचे कि शायद ये पाने के लिए बोल रहा है, तो उन दोस्तों ने कहा कि हाँ ठीक है, ले आओ। उस बुढ़िया ने भी ये सुना तो ठग ने कहा कि हमारे दोस्त वो पोटली मंगा रहे हैं और हम जा रहे हैं। इसी धोखे के अंदर वो बुढ़िया वो पोटली उस एक ठग को दे देती है। वो बुढ़िया देने के बाद वो ठग तो वहां से भाग जाता है। अब बुढ़िया अपने काम में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद वो तीनों दोस्त आते हैं और कहते हैं कि माता जी, हमारा एक साथी आया हुआ था, वो पानी पीने आया था और अभी आया नहीं। तभी वो बुढ़िया कहती है कि आप अभी तक गए नहीं? वो तो बोल रहा था कि हमें वो पोटली दे दीजिए, हम तो जा रहे हैं। तभी वो तीनों कहते हैं कि माता जी, हमने कब मंगाई, हम तो पानी मंगा रहे थे, हमें प्यास लगी थी काम करते करते। तभी वो बुढ़िया कहती है कि मैंने तो वो पोटली आपके एक साथी को दे दी। तभी वो बुढ़िया और तीनों नौजवान समझ जाते हैं कि वो हमारा साथी हमें ठग के चला गया और हमारा सारा धन लेके वो भाग गया।
उसके बाद वो तीनों कहते हैं कि माताजी, हमने आपको कहा था जब हम चारों साथ में रहें तभी पोटली देना, ये तो आपकी गलती है। हम तो राज दरबार जाएंगे और इस बात का राजा ही फैसला करेगा। उसके बाद वो तीनों नौजवान राज दरबार चले जाते हैं और अपनी सारी समस्या राजा को सुना देते हैं। राजा ने जब ये सारी समस्या सुनी तो तुरंत ही बुढ़िया को आदेश दिया कि वो राज दरबार में आए। बुढ़िया राज दरबार आती है और राजा ने सारी समस्या सुनी और कहा कि इसमें तो बुढ़िया की गलती है। बुढ़िया को उस अकेले आदमी को वो पोटली नहीं देनी थी, इसीलिए आपका जो धन था वो ये बुढ़िया देगी। उसके बाद राजा फैसला सुना देता है कि ये बुढ़िया 2 दिन में धन कहां से भी लाकर आपको वो धन देगी। अब बुढ़िया बेचारी गरीब थी, उसके पास तो थोड़ा सा भी धन नहीं था, तो भला इतना सारा धन कहां से लेकर आती। अब वो बुढ़िया भगवान के मंदिर में जाती है और रोने लग जाती है। उसके बाद उस बुढ़िया को याद आता है कि हमारे नगर में एक संत है जो हर समस्या का समाधान कर देते हैं और उनको तो बहुत सारी शक्तियां मिली हुई है। वो शक्तियों से बात करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो मैं भी उनके पास जाऊं तो शायद मेरी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। वैसे तो मेरी गलती है क्योंकि मैंने अकेले को दी और मुझे धन देना पड़ेगा, लेकिन शायद कोई रास्ता निकल जाए और मेरी समस्या का समाधान हो जाए। उसके बाद वो बुढ़िया उस संत के पास जाती है और अपनी सारी समस्या उस संत को सुनाती है। उसके बाद वो संत थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं और अपने मन में कुछ सोचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी पलकें खोलकर उस बुढ़िया से कहते हैं कि राजा ने जो फैसला दिया वो फैसला बिल्कुल ही गलत है, इसमें आपको धन देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बात जब उस बुढ़िया ने सुनी तो उस बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ कि राजा का फैसला गलत कैसे हो सकता है। जो आसपास में लोग बैठे थे वो भी अचंभे में पड़ गए कि महाराज ने राजा के फैसले को गलत कैसे कर दिया। बिल्कुल सीधा सा दिख रहा है। जब इन नौजवानों ने कहा कि हमारी पोटली हम जब साथ में रहे चारों तभी देनी, लेकिन इस बुढ़िया ने अकेले आदमी को दे दी, इसमें बुढ़िया की गलती है और बुढ़िया को वो धन उन लोगों को देना चाहिए। इस फैसले में गलत फैसला क्या है। उसके बाद वो महाराज कहते हैं कि आप राज दरबार में जाकर कह दो कि आपने जो फैसला किया है वो फैसला गलत है और जो महाराज है वो आएंगे और सही फैसला सुनाएंगे। उसके बाद वो बुढ़िया सीधी भागती हुई राज दरबार जाती है और राजा को सारी बात बताती है। अब राजा भी गुस्से में आ गया। राजा ने कहा, मेरे फैसले को यदि गलत किया और मेरे फैसले से अच्छा फैसला यदि उस महाराज ने नहीं सुनाया तो उस महाराज को फांसी की सजा दे दी जाएगी। अब सारे नगर में ये बात फैल गई। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा जी ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जिससे कि राजा के फैसले को गलत साबित किया जा सके। अब राज दरबार फिर से लगा गया। महाराज को बुलाया गया। जब महाराज आए तो आकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। वो तीनों नौजवान भी वहीं पर थे, बुढ़िया भी वहीं पर थी और बहुत सारी प्रजा और राजा सब वहीं पर बैठे थे। उसके बाद वो राजा कहते हैं कि महाराज अब आप बताइए कि मैंने जो फैसला सुनाया उस फैसले में क्या गलती थी। तभी वो महाराज कहते हैं, बुढ़िया ने वादा किया था कि वो पोटली 4 लोग जब साथ में होंगे तभी वो देगी, लेकिन इसने एक आदमी को दे दी, इसलिए बुढ़िया की गलती है और इस जगह बुढ़िया को वो धन इन लोगों को वापस देना चाहिए। ये आपका फैसला था। राजा ने कहा हाँ, लेकिन उस महाराज ने कहा कि जैसे कि वादा किया हुआ था कि जब 4 लोग साथ में होंगे तभी ये बुढ़िया धन देगी, तो पहली बात तो ये है कि अभी ये तीनों हैं, 4 तो है नहीं, तो बुढ़िया धन कैसे देगी। ये तीनों दोस्त अपने चौथे दोस्त को ले आओ और अपना धन ले जाओ, क्योंकि वादा किया हुआ था कि 4 लोग एक साथ होंगे तभी बुढ़िया धन देगी। अब बुढ़िया यदि आप तीनों को धन दे देगी तो वादा तो टूट जाएगा, इसलिए आप जाइए और अपने दोस्त को लेकर आइए। तभी वो महाराज ने कहा कि इसमें बिल्कुल सही बात है कि बुढ़िया ने गलती की, लेकिन बुढ़िया को तो धोखे में रखा उस आदमी ने, तो सजा उसको मिलनी चाहिए ना कि बुढ़िया को, इसीलिए आपका फैसला गलत था। ये बात सुनने के बाद वहां जो जितनी भी प्रजा बैठी थी वो सब तालियां बजाने लगी और कहा कि महाराज को सच में कोई शक्तियां मिली हुई है, वरना राजा के फैसले को चुनौती देना कोई हंसी मजाक की बात है। उसके बाद वो राजा उस महाराज से पूछते हैं कि महाराज आपने जो फैसला सुनाया वो फैसला 100% सही है, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने तो ऐसे बहुत फैसले सुनाए हैं,
तो क्या मेरे सब फैसले गलत थे? उसके बाद वो महाराज कहते हैं, राजा साहब, सबसे बड़ी गलती है हम फैसला बहुत ही जल्दी में लेते हैं, हम बहुत जल्दीबाजी करते हैं। क्योंकि जब आपने ये पूरा मामला सुना तो बिल्कुल साफ तरीके से दिख रहा था कि बुढ़िया की गलती है और बुढ़िया को इनको धन देना चाहिए। लेकिन आपने उस मामले की पूरी गहराई में नहीं झांका, आपने इस मामले को पूरी गहराई से झांकने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आपको तो पहले ही इसका जवाब मिल गया, तो आप अंदर तक क्यों जाएंगे? और जब तक हम किसी बात की गहराई तक नहीं जाते हैं तब तक हमें वो बात पूर्ण रूप से समझ नहीं आती है। और किसी भी बात को पूर्ण रूप से जानने के लिए हमें सबसे पहले मौन होना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे कोई शक्तियां मिली हुई है और जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मैं किसी शक्तियों से बात करता हूं कि उस समस्या का क्या समाधान होगा। लेकिन नहीं, मुझे कोई शक्तियां नहीं मिली हुई है। मैं मौन होता हूं, उस बात पर विचार करता हूं, और जब उस बात पर मैं विचार करता हूं बहुत सारे समाधान आते हैं। उन समाधानों पर भी मैं विचार करता हूं और उसमें जो सबसे बेस्ट समाधान होता है वो समाधान मैं अगले आदमी को देता हूं ताकि उसकी समस्या का समाधान मिल सके। और मौन हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालता है। आप सोचिए कि आपने इतना जल्दीबाजी में फैसला लेकर इस बुढ़िया की जिंदगी बर्बाद करने वाले थे, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हम कोई भी काम करने से पहले उसका फैसला लेते हैं। वो फैसला यदि सही है तो हम वो काम करते हैं, और सही तरीके से फैसला लेने के लिए हमें अंदर से मौन होना पड़ेगा। किसी भी बात पर आप मौन होकर उस पर विचार कीजिए, तभी आप सही फैसला ले पाएंगे। क्योंकि हमारी जिंदगी फैसलों से चलती है। हमारे ही फैसले हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फैसले छोटे हो या बड़े, सब हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसीलिए सबसे पहले यदि सही तरीके से फैसले लेने हैं तो हमें अंदर से मौन होना पड़ेगा। मौन होकर उस फैसले पर विचार कीजिए। आपके सामने बहुत सारे फैसले आएंगे कि लेना है कि नहीं लेना है, उसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। लेकिन उन सभी पर आप फिर से विचार कीजिए। उसके बाद आपके पास एक समाधान रहेगा कि उस फैसले को लेना है या नहीं लेना है। और ये सब संभव होता है मौन से। बहुत लोग होते हैं वो मौन को कम बोलना समझ लेते हैं। कम बोलना मौन नहीं है। बोलना छोड़ देंगे तो हम मौन हो जाएंगे, नहीं, कम बोलना भी मौन में ही आता है। लेकिन जब हम अंदर से मौन हो जाएंगे तो अपने आप कम बोलेंगे, हम फालतू की बात करेंगे ही नहीं। कम बोलना भी मौन में ही आता है, लेकिन कम बोलकर हम मौन नहीं ला सकते। मौन होकर कम बोलना ला सकते हैं। हम कम बोलना सीख जाएंगे, उसके बाद हम ज्यादा बोलेंगे ही नहीं। तो जब भी आप कोई फैसला करो तो उससे पहले आप मौन हो जाइए। मौन होकर उस फैसले को कीजिए। उस फैसले में 100% शुद्धता होगी और उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, आजकल हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर लोग अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन ज्यादा बोलकर हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते। ज्यादा बोलकर हम मूर्ख बनते हैं। और आपको यदि ज्यादा बोलने की आदत है तो उसको बंद मत कीजिए। आप सबसे पहले अंदर से मौन हो जाइए। आप अपने आप कम बोलना शुरू हो जाएंगे। थोड़े दिन मौन होकर देखिए, उसके बाद आपको खुद को अपने अंदर चेंज दिखेगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने कोई गलती नहीं की कम बोलकर। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा खत्म होती है, और जब हम मौन हो जाएंगे, कम बोलेंगे, तो वो जो फालतू की ऊर्जा खत्म हो रही थी वो ऊर्जा हमारे अंदर रहेगी, और वो ऊर्जा दूसरे कामों में लगेगी। अच्छे फैसले लेने में, काम करने में, अच्छी नींद आएगी, तनाव मुक्त हो जाएंगे, मस्तिष्क की जो मेमोरी है वो तेज हो जाएगी। शायद आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन जब आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय जो बच्चे होशियार होते थे, जो कक्षा में सबसे फर्स्ट आते थे, वो बहुत कम बोलते थे। वो हमेशा पढ़ते रहते या फिर बहुत धीरे बोलते, कम बोलते। तो वो कम क्यों बोलते थे? इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई कर रहे थे इसलिए कम बोलते हैं, नहीं, उनका अंदर से वो मौन था। वो मौन रहते थे, इसी वजह से वो पढ़ाई करते थे और उनको याद हो जाता था, उसकी मेमोरी तेज हो जाती थी। और जो बच्चे सबसे बाचाल होते थे, ज्यादा बोलते थे, उनको ज्यादा पढ़ाई नहीं आती थी। ये अक्सर देखा गया है कि जो बच्चा कम बोलता है, बचपन से कम बोलता है, वो बड़ा होकर होशियार होता है, जल्दी हर चीज को याद कर पाता है, सीख पाता है जल्दी, क्योंकि उसकी मेमोरी तेज होती है। बोलकर हम जो ऊर्जा खत्म करते हैं वो ऊर्जा हमारे अंदर दूसरे कामों में लगती है। वैसे मौन होने के बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि चाणक्य ने कहा है
कि कोई आदमी यदि ये समझ जाए कब, कितना और कहाँ बोलना है, तो उस आदमी को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो आदमी सक्सेसफुल है वो आदमी बहुत कम बोलता है, फालतू की बकवास नहीं करता है। तो हमें भी अपनी जिंदगी में यदि कुछ करना है, अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीना है, तो कम बोलना शुरू कर दीजिए। और कम बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप अंदर से मौन हो जाइए, उसके बाद आप अपने आप कम बोलना शुरू कर देंगे। आप थोड़े दिन के लिए आजमा कर देख सकते हैं, इसमें कोई खर्चा तो आने वाला है नहीं। मौन होएंगे तो हमें खुद को पता चल जाएगा कि इससे क्या क्या होता है हमारे शरीर में। तो उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसमें दी हुई जानकारी भी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।